Hello everyone, I'm Zahid from Talks at Innovation Valley, and today we have very amazing guest with us, शाहमीर आमिर। शाहमीर जो हैं उनको वैसे तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान में वायरल हुए बल्कि पूरी दुनिया इनको जानती है कि शाहमीर आमिर कौन है, क्योंकि ये वो साहिब हैं जिन्होंने गूगल, मेटा, जिसको पहले फेसबुक कहते थे, माइक्रोसॉफ्ट, याहू और बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज के सिस्टम को हैक किया और उनको बताया कि आपके सिस्टम में ये फ्लॉ है, इसको दूर कीजिए। और ये बताने के उन्होंने डेफिनेटली रिवॉर्ड भी लिया होगा। ये सब कुछ हम जानेंगे शाहमीर से कि उन्होंने ये सब कुछ कैसे किया, एथिकल हैकिंग का ये जर्नी कैसे शुरू हुआ। शाहमीर जो है बाय प्रोफेशन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एथिकल हैकर हैं। और सबसे पहले मैं शाहमीर को आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। वेलकम शाहमीर। Thank you, Zahid. Happy to be here. यू वेलकम। शामिर, इससे पहले कि हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़े, और आज का टॉपिक मैं बताना चाहूंगा हमारा है एआई एटोनॉमी एंड द फ्यूचर ऑफ साइबर वॉरफेयर। के आने वाला जो दौर है वो डेफिनेटली जैसे ट्रेडिशनली जंगें होती थी ऐसे नहीं है, बल्कि फ्यूचर में साइबर वॉर्स होंगी जो कि अभी शुरू हो चुकी हैं। तो इस सारे टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं शामिर आपसे ये जानना चाहूंगा हमारे ऑडियंस के लिए कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ आपने स्कूलिंग ली, और आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ कैसे आए, और ये सारा जर्नी कैसे रहा। आपको अभी स्टेज पे देख के जहां आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में बात करते हैं, तो किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि नहीं, शायद आप किसी प्रिविलेज्ड फैमिली से थे और ये बहुत आसानी से हो गया। अपना पूरा जर्नी बताइए ताकि हमारे ऑडियंस इसको रिलेट कर सके। जी जाहिद, मेरी पैदाइश मुल्तान की है। पुराने मुल्तान के जो सूफियों का शहर है, वहाँ की मेरी पैदाइश है मुल्तान की, और वहीं से ही मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की थी शौकत हुसैन इस्लामिया स्कूल से। वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी, और उसके बाद 2003 में हम कराची मेरी फैमिली आ गई थी, क्योंकि मेरे माय फादर इज बेसिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स उनकी जॉब की वजह से। और उसके बाद फिर जो इब्तदाई तालीम थी कॉलेज, उसके बाद आला तालीम जो यूनिवर्सिटी की थी वो फिर वहाँ से हमने ली। यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेमिनार हो रहा था साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, तो हमने वो अटेंड किया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरा एक उस टाइम क्लास फेलो था, वो मुझे खींच के लेके गया था, मुझे नहीं पता था उसके बारे में। तो वहाँ पे वहीं से थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिली, जो साहब बातें कर रहे थे उसके बारे में समझ आया अब तक। तो वहीं से इंस्पिरेशन मिली, और उसके बाद सीखना शुरू कर दिया। फिर मुझे पता चला कि साइबर सिक्योरिटी में एक चीज़ कहलाती है रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर, जिसमें आप कंपनीज को उनके फ्लॉज के बारे में बताते हैं और वो उसके बदले में आपको अप्रिशिएट करती हैं। उस टाइम पे वो ये पैसे देने वाला हिसाब किताब इतना नहीं था, अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो कंपनीज आपको अप्रिशिएट करती हैं। तो मुझे आज भी याद है, पहली पहली जब मुझे सबसे पहली चीज़ जो मुझे रिसीव हुई थी वो ज़ेनडेस्क एक कंपनी है, अभी भी एग्जिस्ट करती है, हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर बनाती है वो। तो उन्होंने मुझे एक टी-शर्ट भेजी थी और उसके सीईओ ने हैंड रिटन नोट भेजा था। तो पहली दफ़ा मतलब आप खुद सोचें कि मतलब यूएस से एक तोहफ़ा आ रहा है पहली दफ़ा। तो वो फिर दैट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग मेरे लिए। फिर मैंने और सीखना शुरू किया और समझना शुरू किया इन चीज़ों को। तो मुझे पता चला बग बाउंटी नाम की एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, जिसपे आप स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को स्पेसिफिक तरीके से आप रिपोर्ट करें उनके फ्लॉज, तो वो आपको उसके लिए मॉनेटरी रिवॉर्ड देते हैं। तो बस फिर उसमें हम लग गए। उसके बाद मैंने फास्ट फॉरवर्ड 2016 इश के दौर में जो है मुझे एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म था, उसकी एक रैंकिंग हुई, जिसमें उन्होंने मुझे, जिसमें जो मेरा रैंक था वो नंबर 1 आ रहा था, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इश्यूज एंड बग्स आइडेंटिफाइड। फिर उसके बाद डाउन द लाइन
एक और इंडिपेंडेंट रैंकिंग हुई अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स, जितने भी रिस्पांसिबल डिस्क्लोजर के प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबके कॉम्बिनेशन में एक और रैंकिंग हुई उसके बाद। अब तक मेरा किसी को पता नहीं था बाय द वे। तो उसमें उसमें जो है ना, मेरा जो ग्लोबल रैंक था वो नंबर 3 था। मतलब बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंपनीज हेल्प्ड, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इश्यूज, जो कि आई थिंक 9,500 कुछ थे, एंड बेस्ड ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसर्च दैट आई डिड। तो वो उन्होंने एक रैंकिंग की, तो उसमें मेरा नंबर 3 रैंक आया पूरी दुनिया में। तो इवन एट दैट मोमेंट इन टाइम मैं इस बात का कायल नहीं था कि इस चीज को हमें शाया करना चाहिए, लेकिन फिर किसी न्यूज़ आउटलेट ने उस खबर को ले लिया, पकड़ लिया, और उसके बाद फिर वो बात वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो गई। और 2016 में फिर मैंने अपनी 2016 के मिड में आई थिंक मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, एक साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज की, जो कि आज भी एग्जिस्ट करती है एक डिफरेंट नेम से। और फिर इसी दौरान मैंने अपनी मतलब जो फर्दर एजुकेशन थी वो भी हासिल की, जिसमें मैंने मास्टर्स किया साइबर सिक्योरिटी में। उसमें भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर मैंने बुक्स लिखी, कुछ रिसर्च पेपर्स लिखे, रिसर्च पेपर्स में कंट्रीब्यूट किया, और रिसर्च पेपर्स और बुक्स से मेरा ये था कि लोगों की इस्लाह की जाए और उनके इल्म में इजाफा किया जाए अपनी कंट्रीब्यूशन से। इसके अलावा मेरा ये था कि साथ-साथ मुझे एंटरप्रेन्योरशिप से भी मेरी वाक़फ़ियत बढ़ रही थी। तो मेरा यही ख़्याल था कि इसके साथ-साथ मतलब सर्विसेज़ की कंपनी तो चल रही है, तो कुछ नया किया जाए। तो बस ये उसके बाद 2020 के एंड पे मैंने अपनी एक और कंपनी स्टार्ट की, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जो जिसको अभी मैं रन कर रहा हूँ, उसका नाम स्पीकर है। इसी दौरान फिर जब रिसर्च के बारे में पता चला, तो अ, मेरी जो रिसर्च के बेस के ऊपर मुझे इनवाइट किया गया मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस में, बताने के लिए, बात करने के लिए। तो तकरीबन 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, इसलिए मुझे बुलाया जाता है ताकि मैं अपनी रिसर्च के बारे में बता सकूँ, बात कर सकूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे बेसिकली यही जो है सॉर्ट ऑफ करियर बैकग्राउंड है। मेरा यही ख्याल है कि आपने जैसे शुरू में बोला प्रिविलेज, तो यस आई हैव बीन प्रिविलेज्ड इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ सपोर्टिव environment and having exceptionally supportive and inclined family, जिनको मतलब जिन्होंने थ्रू आउट मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रिविलेज, इन टर्म्स ऑफ स्टैचर जो है वो नहीं है। वो एज सच मतलब अगर जैसे आपने कहा कि दैट इज नॉट देयर। और अब तक मैं तीन किताबें लिख चुका हूँ, कोई 2 डज़न रिसर्च पेपर्स हैं, 100 से ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं जिनमें मैं बात कर चुका हूँ, इनवाइट किया जा चुका हूँ। स्पीकर मेरी कंपनी है जो मैं रन कर रहा हूँ एज अ साइड। और पिछले 5 साल से मैं ऑल्दो खुद को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पे ब्रांड नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी के से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम कर रहा हूँ स्पीकर को लेके। लेकिन फिर भी वो कर दिया जाता है, क्योंकि वो बैकग्राउंड हो रहा है। तो ये बेसिकली दिस इज़ अ बिट अबाउट मी। परफेक्ट। शामिर, 2 चीज़ें मैं और इसमें आपसे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन और चाहूँगा कि आप शेयर करें। समटाइम जो हमारी ज़ाहिर है यूथ है, और इन जनरल भी क्या होता है कि प्रिविलेज से ये समझ लिया जाता है कि मेरा ख़्याल है कि शामिर हमारे साथ ही हैं, लेकिन अभी शामिर शामिर आप हमारे साथ हैं?
सॉरी जाहिद, ओह, कंटिन्यू। यस, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था, नो प्रॉब्लम। तो शामिर, मैं ये कह रहा था कि सम टाइम क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में ये परसीव कर लिया जाता है, यानी प्रिविलेज से मेरी मुराद ये है कि खास तौर पे ये लोग समझते हैं कि फाइनेंशियली बंदा बहुत ही तगड़ा और स्ट्रांग था और इसको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। एक तो आपने ये क्लैरिफाई करना है कि क्या आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं था, आपको ये चैलेंजेस नहीं आ रहे थे कि आपको फाइनेंशियल मसाइल थे, आपकी फैमिली सपोर्टिव तो थी, नंबर वन। नंबर टू, आप बताइए कि क्योंकि आपका जो ओवरऑल एक इमेज है, आपकी जो पहचान है, रिकग्निशन है, वो साइबर सिक्योरिटी में है। तो अपनी टेक्नोलॉजी के काम में भी बताइए कि आप टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं? कैसे सपोर्ट करते हैं? एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारा जो काम है स्पीकर में, वो बेसिकली हम एक ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं दैट इज अनलाइक जूम, अनलाइक गूगल मीट, अनलाइक एनीथिंग दैट यू करंटली यूज। ऑब्वियसली डिटेल्स तो मैं ज्यादा रिवील नहीं कर सकता, लेकिन एक इंट्रिंसिक प्रॉब्लम है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर जो कि अब तक नहीं सॉल्व की गई, एंड इट इज अनरिलेटेड टू सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं हम, और उसी के ऊपर ही हम पिछले कोई 3 साढ़े 3 साल से जुड़ के काम कर रहे हैं, ताकि उसको हम रिजॉल्व करके और मतलब एक पाकिस्तानी ग्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकें जो पूरी दुनिया यूज करे। तो आप एटलीस्ट ये बता सकते हैं कि बुनियादी तौर पे वो प्रॉब्लम क्या है जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी पार्ट आप भले उसमें नहीं बताएं, लेकिन प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के साथ जो आप बना रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी एक्चुअली उसका कमाल क्या है? उसका कमाल ये है कि वो और जो हार्डवेयर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग फोन है ना, उसको रिप्लेस करेगी। ये तो रेवोल्यूशनरी है। आप इसके बारे में और बताइए, बताना चाहेंगे? नहीं, आई एम सॉरी, बस मैं इतना ही बता सकता हूँ, ये बिल्कुल रेवोल्यूशनरी है। तो रेवोल्यूशनरी ये है। तो ये एक बार मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ कि हार्डवेयर को रिप्लेस कर देगी माइक को, मतलब हाँ यानी जी, माइक के हार्डवेयर बगैर जो बात। ऑडियो नहीं, जो ऑडियो कॉन्फ्रेंस की डिवाइस है ना, जो मीटिंग रूम में रखी जाती है, ये जो ऑडियो बाहर कॉन्फ्रेंसिंग रखी के जाती है, सेटअप जैसे होते मैंने हैं। सिस्को की देखी, मैंने सिस्को हाँ, की देखी। सिस्को, बिल्कुल सिस्को, पॉलीकॉम, अवाया, लॉजिटेक, हमारा टारगेट है कि हम इन हार्डवेयर डिवाइसेस को रिप्लेस करें इनके एप्लीकेशन काउंटर पार्ट से। अब देखिए, मैं आपको मतलब टेलीफोन है वो मोबाइल फोन में एडवांस हुआ, सही है, लेकिन हम्म। मोर और लेस जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हार्डवेयर है वो छोटा जरूर हो गया, लेकिन वो उसके अंदर कोई ऐसी मतलब मेजर एडवांसमेंट नहीं आई जिसको हम मतलब वाव फैक्टर कंसिडर कर सकें। तो हम्म। हमारा जो काम है स्पीकर के साथ वो ये है कि हम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हार्डवेयर को रिप्लेस करेंगे एक सॉफ्टवेयर काउंटर पार्ट से। ये है जी हमारा। ऑल राइट, तो इससे तो हार्डवेयर की कॉस्ट और कम हो जाएगी जो मैं परसीव कर रहा हूँ। हम्म। ऑल राइट, ओके। तो शामिर ये बताइए कि आप चूंकि आज का हमारे टॉपिक में एआई, एटॉनमी और साइबर वॉरफेयर, हम इसके अराउंड भी बात करेंगे। वर्ल्ड वर्ल्ड जो अराउंड द ग्लोब चीजें चल रही हैं उस पर भी बात करेंगे, और पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, इसके बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा बेसिक्स पे बात करना चाहूंगा कि जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो आपको साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जानते हैं, ये बताइए कि जब हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी, तो नए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बताइए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए साइबर सिक्योरिटी फील्ड, साइबर सिक्योरिटी हम कहते हैं तो इससे क्या मुराद होती है? किस चीज को कहते हैं कि ये सिक्योर हो गया साइबर के दायरे में, और किस चीज को कब कहते हैं कि नहीं ये इनसिक्योर है, और ये क्यों जरूरी है? देखें, जमाने कदीम में क्या होता था कि दस्तावेजात होते थे, ठीक है, उनको लॉक एंड की में रखा जाता था तिजोरियों में, ताकि उनको चोरी ना किया जा सके और जो हसास इंफॉर्मेशन है वो ना रिवील हो सके। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि
कम्युनिकेशन जो है वो हो गई, डिजिटाइज़ हो गई, एनालॉग हो गई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो दुनिया का सबसे पहला हैकर था एलन ट्यूरिंग, जिसने क्रिस्टोफर नाम की मशीन बनाई थी वर्ल्ड वॉर के अंदर, जिससे वो जर्मन्स की जो कम्युनिकेशन है वो डिक्रिप्ट करने में कामयाब हुआ था। वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था इसका साइबर सिक्योरिटी, मतलब रूडिमेंटरी तौर पे वहीं से इसको इस चीज़ का जन्म हुआ था कि कम्युनिकेशन चाहे वर्चुअल हो, चाहे डिजिटल हो, उसको भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जिसके अंदर डेटा मौजूद है या जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है किसी भी इंडिविजुअल की या ऑर्गेनाइजेशन की, उसको सिक्योर रखने का मकसद ये है कि उस डिवाइस तक का एक्सेस या उस डेटा तक का एक्सेस, उसकी रसाई किसी के लिए नहीं है। इसका मतलब वो सिक्योर है। अब उसमें लोअर टियर लेवल पे ये होता है कि मतलब बेसिक लेवल एक्सेस होता है, कोई नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस, और इसी तरीके से फिर मतलब अगर उसको इनसिक्योर कंसिडर किया जाए तो उसका मतलब ये है कि वो डिवाइस का, मतलब उस डिवाइस का एक्सेस हमें मिल सकता है और हम उस डिवाइस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसको हैक कर सकते हैं, उसके अंदर से डेटा निकाल सकते हैं, उसका एक्सेस ले सकते हैं, कैमरा का, माइक्रोफ़ोन का, कीबोर्ड का। इसका मतलब है कि ये इनसिक्योर है। अब वो चाहे मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो अ, मतलब कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम हो, चाहे वो सबमरीन हो, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे ये सब का इन इन इनके इनको जो चीज़ ऑटोमेट करके चल रही है वो है तो कंप्यूटर ही ना। तो इसीलिए इन सब चीज़ों की जो वो है, इन सब चीज़ों की एक्सप्लॉइटेशन है, उसको जो एनकम्पास करती है जो बॉडी, उसको हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। ऑलराइट। तो फिर ये बताइए कि हम पाकिस्तान को एज़ एन एग्ज़ाम्पल या एनालॉजी के तौर पे लेके चलते हैं। पाकिस्तान का बुनियादी तौर पे आईटी के अंदर कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, ख़ास तौर पे अगर हम हार्डवेयर की बात करें और सॉफ्टवेयर की बात करें, तो ना हमारा हार्डवेयर है, ना हमारा सॉफ्टवेयर है। तो जो इसका मतलब है कि हमारे जितनी भी कम्युनिकेशन है, भले वो सरकारी लोग करें या प्राइवेट लोग करें, फ़ेसबुक, गूगल और इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको कि हमारे माइक और हर चीज़ तक की रसाई है। तो इसका मतलब है कि हमारी कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं है और फिर ये जो कंपनियाँ कहती हैं कि डाटा एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, हम व्हाट्सऐप के ऊपर जब पढ़ते हैं या वैसे एग्रीमेंट्स भी देखते हैं, तो ये एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड का फिर क्या मतलब है? क्या प्राइवेसी के नाम पे फिर ये ड्रामा होता है? क्या मतलब है इस बात का? क्या हमारी कोई भी कम्युनिकेशन सिक्योर नहीं है? ना ईमेल, ना फ़ोन, ना मैसेजेस कुछ भी। मैं पाकिस्तान के दायरे के अंदर रहते हुए बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम चाइना और रशिया की भी बात करेंगे। नहीं, देखिए, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं है। बिल्कुल सम लेवल ऑफ सिक्योरिटी मौजूद है, और ये जो मेजर जायंट्स हैं जिनकी आपने टेक्नोलॉजी के बारे में, फेसबुक वगैरह इनकी बात की, ऑब्वियसली इनके सिस्टम से हमारा डेटा जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि इफ नीडेड दे कैन ऑन पेपर तो यही बात है ना कि जी, हाँ जी, ऑन पेपर तो मैं आपको यही कह रहा था कि ऑन पेपर तो ये है ना कि ये लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई आपके डेटा का एक्सेस नहीं है, लेकिन वी ऑल नो कि ये मतलब दिस इज नॉट ट्रू। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब है कि भाई यूजर एंड से लेके वेंडर एंड तक का जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड है, मतलब उसके बीच में कोई भी बंदा इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये सच बात है काफी हद तक, ठीक है। अनलेस कि वो कोई ऐसा, मतलब कोई ऐसा नोटोरियस एक्टर हो
जिससे मतलब स्टेट लेवल खतरा हो, तो तब जो है इस मतलब ऐसे तरीक़ाकार ऑब्वियसली लगाए जा सकते हैं, जिसमें उस डेटा तक भी एक्सेस ली जाए। लेकिन एंड टू एंड एन्क्रिप्शन इट इज़ एक्जिस्टिंग, और ये बिल्कुल मतलब इसको हम डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। अगर ना होती तो फिर तो हर किसी का मतलब हर इंडिविजुअल यूज़र का जो डेटा है वो मतलब एक्सेस किया जा सकता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता। बिल्कुल सही। तो फिर ये अगर एन्क्रिप्टेड होते हैं, तो बाज़ औक़ात हम सुनते हैं, आपको उस स्कैंडल का पता होगा जो डेटा लीक हुआ था और उसके ऊपर बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, मुझे भी एग्ज़ैक्टली ज़ेहन में नहीं आ रहा। एनालिटिका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका। वो जो मेजर डेटा कैम्ब्रिज लीक एनालिटिका। हाँ, कैम्ब्रिज एनालिटिका। ये क्या स्टोरी थी, फिर वो कैसे हो गया? देखिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी थी जो कि फ़ेसबुक के ओपन एपीआईज़ को यूज़ करके यूज़र्स का डेटा एक्सट्रैक्ट करती थी, और उसकी बेस के ऊपर उसकी बेस के ऊपर एक इलेक्शन को के अंदर जो है ना मैनिपुलेट किया गया था। वो बेसिकली फ़ेसबुक की ऐप्स जो हैं, फ़ेसबुक ऐप्स की जो एपीआईज़ हैं, उनको यूज़ करते हुए यूज़र्स का जो डेटा है, जो यूज़र्स के मतलब नाम, उनकी एज, उनके एड्रेसेस, उनके पर्सनल प्रेफ़रेंसेस, वो जो है बेसिकली एक्सट्रैक्ट करती थी, और वो दैट वाज़ अ लूप होल ऑन फ़ेसबुक साइड, जो कि उनको उस टाइम नहीं लगता था। तो वो उसमें कोई हैकिंग इन्वॉल्व नहीं थी, उसके अंदर बेसिकली वो इसको हम ओपन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के तौर पे काउंट करते हैं। इसका ये मतलब है कि हम कह सकते हैं कि जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है, उसने मिसयूज़ किया था एपीआईज़ का? इज़ इट सो? जी, बिल्कुल, उन्होंने मिसयूज़ किया था एपीआईज़ का, इस वजह से तो वो एक मेजर इश्यू बन गया था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शंस उसकी वजह से मतलब मैनिपुलेट हुए थे, और इसी वजह से वो मिसयूज़ ही था। मतलब आपको कोई अगर अपने ये तो ऐसा है ना कि आपको कोई जो है ना अगर अपने घर के अंदर एज़ अ मेहमान बुला रहा है, तो आप उसके घर में जाके तस्वीरें लेना शुरू हो जाएँ उसकी पर्सनल चीज़ों की। दैट इज़ बेसिकली द एनालॉजी दैट आई वाज़ यूज़ इन दिस केस सिनेरियो। ऑलराइट, ऑलराइट। तो फिर ये बताइएगा कि अब जो मसलन कि पाकिस्तान के जैसा कंट्री है, जिसका ना हार्डवेयर है, ना सॉफ्टवेयर है। एक सादा ज़ुबान में एनालॉजी के साथ ये बताइए कि क्या इसका हमें कोई नुकसान है कौमी दायरे में? क्योंकि हमारी नेशनल मीटिंग्स और वो सारी चीज़ें होती हैं ना। तो ना हमारा हार्डवेयर अपना, ना हमारा सॉफ्टवेयर। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी बैकडोर कंप्यूटिंग कि जैसे अमेरिका का एक इदारा है DARPA, तो उन्होंने आई डोंट नो कि ये बात सच है या झूठ है कि जब हार्डवेयर वगैरह बनना शुरू हुआ 1970s के बाद, तो जितने भी हार्डवेयर्स बनते थे, वो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ रखते थे जिसको बैकडोर कंप्यूटिंग कहा जाता है, और वो डेटा सैटेलाइट्स के पास और जो भी उनके कम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ जाता ही जाता है। उसका मतलब है कि जो टेक्नोलॉजीज़ कंपनियाँ हैं, वो सर्वेलेंस आपकी पूरी-पूरी कर रही हैं। उनके पास हर डेटा मौजूद है, वो जब चाहें आपका जो मर्ज़ी डेटा प्रोसेस कर सकती हैं। क्या इस दायरे के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमारे कौमी सतह के मामलात के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है? ना अपना सॉफ्टवेयर होना, ना अपना हार्डवेयर होना, और ना ही कौमी सतह पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना जो कि सिक्योर हो। देखें, कम्युनिकेशन टूल्स जो हम यूज़ करते हैं वो पूरी दुनिया ही यूज़ करती है। बस बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं जो ज़ूम और इन सबको टूल्स को यूज़ करके अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स जो है ना सेंसिटिव गवर्नमेंट मीटिंग्स करते हैं, और वो इनको ट्रस्ट करते हैं। अ, कहा जा सकता है, देखें, एक तरीके से आई नीड टू बी मैं कोई इतना कोई इस चीज़ में नेगेटिव इंसान नहीं हूँ कि भई अपना हार्डवेयर, अपना सॉफ्टवेयर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसी इकोनॉमीज़ हैं जो आउटसोर्स्ड मैकेनिज़्म पे काम कर रही हैं, उनके पास अपना आज तक कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान से बहुत छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं वो जिनके पास अपना मतलब अब एक छोटा-सा मुल्क है यूरोप में, लिechtenstein के नाम से। उनका वो 25 के मेरे ख़्याल में 25 या 45 किलोमीटर का सिर्फ़ उसका पूरा है वो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अब यहाँ पे कोई मतलब ऑब्वियसली वो एक रॉयल फैमिली का है,
तो उनके पास दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ फंड्स, लेकिन उनके पास सनतें लगाने की तो वो नहीं है ना, सकत नहीं है ना कि वो हर चीज़ के लिए सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज़ लगाएँ और उस तरह करें। तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ यू नो द फैक्ट कि हमारे पास अपना कुछ नहीं है तो ठीक है जी, हम इनसिक्योर हैं, नहीं ऐसा नहीं है। दुनिया यूज़ करती है ये टूल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं। ऑल्दो होना बहुत अच्छी बात है कि वीडियो लिंक्स हमारे अपने हों बने हुए, हमारे अपने पास हमारा हमारा अपना मैन्युफैक्चर्ड हार्डवेयर हो, वो अच्छी बात है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपोर्टिंग, ताकि हम वो दुनिया को आगे बेच सकें। और दूसरा है कि वो जब होम ग्रोन होगा तो ऑब्वियसली लेवल ऑफ सिक्योरिटी और लेवल ऑफ स्क्रूटनी हमारे अपने लिए ज़्यादा होगा उसका, सही है? तो दैट इज़ बेसिकली नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज़ कि हम किस तरीके सेफ सिक्योर यूसेज उसका क्या होना चाहिए, ताकि जिसको लेके हम मतलब अपनी जो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का सेफ सिक्योर तरीका क्या होना चाहिए। और उसको यूज़ करने वाले जो लोग हैं, उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको इन अ सेफ मैनर इस्तेमाल करना है। और उसकी प्रॉपर मतलब अम, प्रोसीजरल एनालिसिस होना चाहिए कि भई किस तरीके से वो ये चीज़ हमारे इस पर्टिकुलर केस सिनेरियो के लिए यूज़ेबल है या नहीं है। ऑलराइट। ये बात आपकी तो दुरुस्त है वाक़ई कि बहुत सारे जो ममालिक हैं वो आउटसोर्सिंग स्ट्रैटेजी पे बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत आगे चले गए हैं। जैसे इवन हम सिंगापुर की भी बात करें तो क्या सिंगापुर के अपने भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तो नहीं है बहुत ज़्यादा कि जी वो अपने सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। लेकिन क्या मतलब अगर हम इसको इस एंगल से देखें कि अगर आप कुछ भी अपना नहीं बनाते हैं, तो कल को अगर ममालिक के आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ब्लैकमेलिंग भी तो होती है ना कि हम आपको सेमीकंडक्टर नहीं देंगे, जैसे अमेरिका ने चाइना पे पाबंदी लगाई है। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हुँ, वो हुँ, हुँ। जैसे आप फ्रीडम के साथ कुछ फैसले तब कर सकते हैं जब आपको पता हो कि आपका एक सर्टेन इकोसिस्टम अपना मौजूद है। और हुँ, हुँ। अब जैसे कहते हैं चाइना अगर सारी चीज़ों में रिलाई करता है अमेरिका के ऊपर, तो कितनी चीज़ों में सोचें कि अमेरिका चाइना को ब्लैकमेल कर सकता था। लेकिन जबकि अभी हम देखते हैं कि जो चाइना है वो अमेरिका के हाथों ब्लैकमेल इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसका पूरा ही टेक इकोसिस्टम अपना है। तो इस दायरे में क्या हम ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अपना होना भी ज़रूरी है? जो जिसको हम कह सकते हैं डिजिटल फ्रीडम या सॉवरेनिटी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आपकी डिजिटल सॉवरेनिटी जो है वो इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है कि आपके इनलैंड इनलैंड आपकी जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की, वो आपके अपने पास हो, ताकि आप उस चीज़ को प्रिज़र्व कर सकें। ऑब्वियसली हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी और स्क्रूटनी होगी उसके ऊपर, जिससे फ़ायदा यही होगा कि हमें किसी और पे रिलाय नहीं करना पड़ेगा। आपका आपका आपके अपने सॉफ्टवेयर्स होंगे जिससे आप कम्युनिकेट करेंगे। अब वो आपके ही मुल्क से ओरिजिनेट हो रहे होंगे वो सारे, तो इट इट विल नॉट ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑब्वियसली हमारा इसमें थोड़ा-सा बैक फुट है हमारे मुल्क का। जो ठीक है, मतलब एवरी कंट्री गोज़ थ्रू अ प्रोसीजर जिसमें उसकी इकोनॉमी एक फ़ेज़ से गुज़र रही होती है। हम थोड़े पीछे रह गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन होपफुल पाकिस्तान का फ्यूचर काफ़ी, मतलब यूथ जो है वो काफ़ी इस चीज़ में स्मार्ट है, इंटेलेक्चुअल है, और the next generation has the ability to solve all of the problems that the current generation is facing and has given birth to. तो इस वजह से there is a factor of positivity and a silver lining here. ऑलराइट। तो शामिर ये बताइए कि देखिए साइबर सिक्योरिटी की चीज़ तो बहुत पहले से मौजूद है, सालों से मौजूद है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो ख़ास तौर पे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, ये पिछले 3-5 सालों में ज़्यादा रोल आउट हुई है, ख़ास तौर पे पिछले 3-4 सालों में। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के आने के रोल आउट होने के बाद, मेनस्ट्रीम होने के बाद, पब्लिक के हाथों में एआई टूल्स आने के बाद, डीप फेक के पब्लिक के हाथों में जाने के बाद, आप साइबर सिक्योरिटी के दायरे में चैलेंजेस को कैसे देखते हैं? और इसका इंडिविजुअल लेवल पे, यूज़र लेवल पे क्या सॉल्यूशन है मेरे और आम लोगों के लिए, ठीक है? मेरे जैसे बंदे के लिए जो आम घरेलू सार्फिन है, उनको किस तरह की एहतियात करनी चाहिए?
और गवर्नमेंट लेवल पे ये सारी एआई रोल आउट होने के बाद गवर्नमेंट और सिस्टम्स के लिए क्या चैलेंज हो सकते हैं और उनसे कैसे उनको केटर कर सकते हैं? ये तो बहुत ये मतलब ये जो सवाल है ये बहुत ओपन एंडेड है। इसका ऑब्वियसली मैं अगर चाहूँ तो 4 घंटे भी हम बात कर लें तो मैं शायद आपको जवाब ना दे पाऊँ, और मैं खुद को एआई में एक्सपर्ट भी नहीं कंसिडर करता, जो कि मैं इस बात का इसके काबिल हूँ जवाब देने के। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जनरेटिव एआई के आने की वजह से और एआई के बूम की वजह से काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आई है कंप्यूटिंग सिस्टम्स में, सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में। बहुत सारे ऐसे चीज़ें रेवोल्यूशनाइज हुई हैं जो कि पहले इट डिड नॉट सीम कि उनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे एआई से या किसी से भी। तो व्हाट वी कैन डू एज अ नेशन इज कि हम इस बूम से फ़ायदा उठाएँ, अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल्स को ट्रेन करें, क्योंकि वेदर यू लाइक इट और नॉट, आने वाली दुनिया तो यही है। जो नहीं सीखेगा, जो नहीं समझेगा वो ऑब्वियसली पीछे रह जाएगा, जो सीख जाएगा वो उसका फ़ायदा ही होगा। और ये और अ ये बहुत सारे लोगों ने बातें करते हैं कि भई एआई के आने की वजह से अ, जॉब कट्स होंगे और मेजर इफ़ेक्ट आएगा जॉब मार्केट में, जो कि काफ़ी हद तक सच भी है। लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो कि इस वेव को राइड करके अपना स्किल सेट इसके अराउंड डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है? ह्यूमन फैक्टर कभी भी नहीं मिटिगेट हो सकता किसी भी तरीके से, जब तक कि एक आर्टिफ़िशियल सुपर इंटेलिजेंस नहीं आ जाती। ह्यूमन फैक्टर नहीं, तब कभी भी नहीं हो सकता मैनिपुलेट, मतलब रिप्लेस नहीं हो सकता। तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसमें खुद को ट्रेन करें, अपने अपने यंग जनरेशन को इसमें ट्रेन करें, इसमें एडवांस करें हम उनको, उनके स्किल सेट्स को। और मतलब इसको इस तरीके से यूटिलाइज़ करें कि हमारे पास टैलेंट पूल हो, जो कि एआई के ताउन से पूरी दुनिया में एक पूरी दुनिया का एक एक्सपोर्टिंग हब बन जाए। क्योंकि दिस इज़ वेरी ईज़ी ना, अब हम मतलब हमें अब हम उस दौर में तो नहीं रह रहे कि हमारे निसाब में जैसे पहले लिखा होता व्हाट इज़ अ माउस, व्हाट इज़ अ कीबोर्ड। वो तो दौर का जा चुका है। तो अब हमें इस तरफ सोचना चाहिए, तो पॉलिसी मेकर्स हैं, दे शुड हैव दिस माइंडसेट कि हम इसमें अपने यूथ को ट्रेन करें। मुझे आपकी इस बात से एक बात याद आ गई। मैंने जब मैट्रिक के फ़ौरन बाद में, चूँकि मैं गाँव में रहता था, तो गाँव से शहर आया मैं मैट्रिक के बाद, तो एक कोर्स किया कंप्यूटर में। तो लिटरली वो हमें यही पढ़ाते थे कि व्हाट इज़ माउस, व्हाट इज़ कीबोर्ड। मैं आज सोचता हूँ कि यार क्या मज़ाक था हमारे साथ। हुँ, अ, एनी हाउ, बिल्कुल। हम ये जो वर्ड सुनते हैं ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी जो है, इसको एक स्टूडेंट, एक आम बंदा और एक प्रोफेशनल कैसे समझ सकता है कि ऑटोनॉमी से क्या मुराद है? ऑटोनॉमस दायरे के अंदर टेक्नोलॉजी में क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है, और इसका साइबर सिक्योरिटी से या ओवरऑल चीज़ों के साथ क्या ताल्लुक क्या है और इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? हुँ। देखें, ऑटोनॉमी एज़ अ वर्ड इसका मकसद तो ये है ना, इसकी जो डेरिवेटिव्स हैं वो हैं ऑटोनमस। मतलब ये कि कोई ऐसी चीज़ जो सेल्फ सफिशिएंट है, इट इज़ कैपेबल ऑफ वर्किंग विदाउट एनी सुपरलेटिव फैक्टर। मतलब ये कि आप अगर एआई ऑटोनॉमी की बात करें तो एआई इज़ नाउ कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स दैट यूज्ड टू बी डन बाय मल्टीपल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हमारे पास ये सारी चीज़ें उसमें आ गई हैं। सो और ये चीज़ जैसे मैंने आपको बोला कि कहीं जाने वाली नहीं है, जितना भी हम इसको रेज़िस्ट कर लें। अब तो the only thing that we can do is we can try and build around this entire scenario.
साइबर सिक्योरिटी के अंदर एआई के आने से ये फ़ायदा हुआ है कि अटैकर्स को भी और जो हमारी तरह के जो लोग हैं उनको भी इसमें एक एज मिली है। जैसे अटैकर्स ने एआई के टूल्स को यूज़ करते हुए अपनी अपनी एडवांसमेंट्स की हैं इन टर्म्स ऑफ अटैक वेक्टर्स, इस तरीके से डिफेंसिव वेक्टर्स पे भी काफ़ी और डिटेक्शन और डिटरेंट कंट्रोल्स में भी काफ़ी फ़ायदे हुए हैं। इसमें हम ये कर सकते हैं, जिसमें हमने जो है ना काफ़ी एडवांसमेंट्स अचीव की हैं। तो इससे दोनों साइडों को ही फ़ायदा हुआ है और डिफेंडर्स को भी और अटैकर्स को भी। तो इसके अंदर बहुत सारे इस एआई को यूज़ करते हुए साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारी कंपनीज़ ने जन्म लिया और उन्होंने इस वेव को राइड करते हुए बड़े ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स बनाए। जैसे अभी रिसेंटली आपने रेहान जलील साहब का सुना होगा। उनकी जो सिक्योरिटी एआई थी वो वीम सॉफ्टवेयर ने बैकअप सॉल्यूशन वाली कंपनी ने 1.7 बिलियन की एक्वायर की है। वो जो ऑब्वियसली डायरेक्टली जनरेटिव एआई से तो उनका रिलेशन नहीं था उनके काम का, लेकिन टू सम एक्सटेंट यूजेस था। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी और जनरेटिव एआई जिन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मद में कनेक्ट किया है एंड दे हैव एडवांस्ड इट एंड दे हैव क्रिएटेड समथिंग दैट एवरीवन इज़ यूजिंग नाउअडेज़। और जो साइबर सिक्योरिटी के जो लर्नर्स हैं वो अपने स्किल्स को इस तरीके से इसमें एडवांस कर सकते हैं कि दे कैन go ahead and learn from it more than जो जैसे हमारा टाइम था हमें तो सब चीज़ें मैनुअल करनी पड़ती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। हमारा टाइम क्या मतलब हमसे पहले जो लोग थे, हमारा कोई इतना पुराना टाइम तो नहीं था। तो फिर ऑटोमेशन आई और अब एआई आ गया। तो अब जो पहले काम मतलब 50% मैनुअल और 50% ऑटोमेटेड होता था, वो 20% मैनुअल और 80% ऑटोमेटेड हो गया। ऑलराइट, तो इस दायरे में शामिर आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि उन्हें जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो शुरू कहाँ से करें? क्या होता है ना कि सबसे बड़ा बैरियर मेंटल बैरियर होता है। कहते हैं यार मुझे इसका पता ही नहीं है। पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी का कोई दायरा ही नहीं है। मैं कहाँ से सीखूँ? मैं तो फाइनेंशियली वीक हूँ। मेरे पास तो रिसोर्सेज़ नहीं है। मैं तो अच्छी कॉलेज में नहीं गया, मैं तो अच्छे स्कूल में नहीं गया। तो ये सारे मेंटल बैरियर्स को कैसे खत्म करें और एक 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 जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है जो साइबर सिक्योरिटी के करियर में जाना चाहता है, उसको एक रोड मैप बताएँ। वो क्या करे स्टेप बाय स्टेप? कैसे करे? यार देखें लर्निंग के लिए तो ये तो हमें बात पता है ना कि कोई भी ऐसा जो सॉफ्ट स्किल है वो सीखने के लिए आपको कभी भी मतलब मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मौजूद है। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैं ये करता था कि डिस्क्लोज्ड जो रिपोर्ट्स हैं उनको पढ़ता था और साथ-साथ आर्टिकल्स पढ़ता था और उसी को फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू कर देता था। तो सिमिलरली ये दीज़ आर द सेम थिंग्स दैट यू कैन फॉलो। अब फिर जब एक टाइम आया अगर प्रोफेशनल करियर बनाने के लिए आपको इसमें जाना है तो फिर आप सर्टिफिकेशंस करें, फिर आप जो है ना उसमें सीखने की कोशिश करें। मैं आपकी इस बात से अंदाज़ा मैंने जो अपना मास्टर्स किया था वो अपनी दुनिया में 3 थर्ड रैंकिंग आने के बाद किया था, उससे पहले नहीं किया था। इफ एनीथिंग के मतलब वो तो और ये मैं कोई चीज़ इस बात को ब्रैग नहीं कर रहा, लेकिन आई डिड फॉर्मल एजुकेशन का मैं हमेशा से बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि यार आपके पास अगर ये मतलब फॉर्मल एजुकेशन ना हो तो आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, कुछ केसेज़ में जो ड्रॉप आउट्स होते हैं वो बिल्कुल कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। आई बिलीव कि आपको शऊर सोचने का तरीका और जो आपका वहाँ पे मतलब उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की वजह से जो नेटवर्क बनता है वो प्राइसलेस होता है। ठीक है? तो ये चीज़ एक तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं मिसकंसेप्शन दूर कर दूँ। दूसरा रोड मैप बहुत सिंपल है, बहुत सारे अब मेरे ब्लॉग पे रोड मैप्स आपको मिल जाएँगे, ऑनलाइन मिल जाएँगे, जहाँ से जो है ना लोग जाके ऑनलाइन इसको सीख सकते हैं। ऑलराइट। तो इसमें जो लेट्स से कोई बंदा मास्टर्स अगर करना चाहता है, तो क्या मैंने वैसे इस पे कोई रिसर्च तो नहीं की एंड आप के नॉलेज में अगर है, तो क्या ऑनलाइन मास्टर्स करने की बाहर से कोई फैसिलिटी हो वो मतलब आप कौन से इदारों को रेकमेंड करते हैं साइबर सिक्योरिटी के हवाले से?
कि जहाँ से सर्टिफिकेशन करनी चाहिए? देखिए, सर्टिफ़िकेशन तो इसी काउंसिल से की जा सकती हैं, सैन से की जा सकती हैं, माइल 2 से की जा सकती हैं, ईलर्न सिक्योरिटी से की जा सकती हैं, सारे ही अच्छे इदारे हैं, इनमें कोई भी मतलब एज़ सच मतलब डिफ़रेंस नहीं है। लेकिन सर्टिफ़िकेशन तब करे बंदा जब उसको ज़रूरत हो, जब मतलब व्हेन ही इज़ रेडी दैट ही इज़ रेडी टू एडवांस हिज़ करियर प्रोफेशनली। बिल्कुल सही। अब हम थोड़ा-सा अपनी कंट्री के ऊपर भी बात करेंगे कि देखें ये इंसान के अंदर एक फ़ितरी बात होती है कि जहाँ वो रहता है वो उसके ऊपर लाज़मी बात करता है उस वतन के बारे में। हम पाकिस्तानी हैं। अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें, तो क्या आप समझते हैं कि एक तो बल्कि इससे पहले ये बताइए कि थोड़ा-सा आपने इस तरफ पहले भी इशारा दिया लेकिन मैं इसके ऊपर आपकी और इनपुट चाहता हूँ, कि फ्यूचर में जंगों को आप कैसे देखते हैं? जैसे आज मिडल ईस्ट के अंदर एक मतलब जंगें हो रही हैं, बम्स चलाए जाते हैं और जनाब अटैक किए जाते हैं। आप फ्यूचर की जंगों को कैसे देखते हैं? और एज़ अ कंट्री हमारे पास अच्छी मिलिट्री तो है। उन जंगों में मतलब काफ़ी दफ़ा हमने अभी रिसेंटली वॉर के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने अच्छा परफ़ॉर्म किया इंडिया के खिलाफ। लेकिन फ्यूचर की जंगें क्या ऐसी ही होंगी और फ्यूचर की जंगों के तनाज़ुर में क्या पाकिस्तान तैयार है? जी, जी, इसको क्या बिल्कुल। कहते हैं? 110% तैयार है। अभी आपने देखा ही होगा, जो साइबर वॉर हुई थी उसके अंदर काफ़ी आउट परफ़ॉर्म, आउट क्लास टेक्नोलॉजी की साइड पे बड़ा बेहतरीन कारकर्दगी थी हमारी। तो देयर इज़ नो पॉइंट इन डिनाइंग दैट, देयर इज़ नो फैक्टर इन इट। और फ्यूचर की जंगें क्या, प्रेज़ेंट की जंगें आप देख लें, ये ना त काइनेटिक वॉरफेयर के साथ-साथ अगर आप उसको रैंक करें तो तकरीबन साइबर वॉरफेयर का भी उसमें इतना ही था। मतलब कंट्रीब्यूशन था जितना काइनेटिक वॉरफेयर का था। तो फ्यूचर की क्या, प्रेजेंट की जंगें भी ऐसे ही की जाएंगी और हो रही हैं आपके सामने। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अभी भी जो जंगें हो रही हैं वो हाइब्रिड हैं, वो कोई सिंगल स्ट्रैटेजी पे नहीं है, बल्कि कहीं पर साइबर चल रही है और कहीं पर ट्रेडिशनल चल रही है और वो एक कॉम्बिनेशन है। और जिसमें आपने बताया कि पाकिस्तान ने भी अच्छा परफॉर्म किया, बट आपको पता है कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है। इसके अंदर एज अ पाकिस्तान, एज अ कंट्री, आप और क्या सुजेस्ट करते हैं टू पॉलिसी मेकर्स, टू सिस्टम डिजाइनर्स, टू द यू नो रिस्पॉन्सिबल्स कि जो इन पे काम करते हैं और जो आगे भी नए लोग आएंगे हमारे सिस्टम्स के अंदर, कि हम मजीद इसमें कैसे आगे जा सकते हैं? देखिए, मैं खुद को इतना कोई काबिल नहीं समझता कि मैं इस मामले में साइबर वॉरफेयर की स्टेज पे कोई सजेशन दे सकूँ। व्हाटएवर इज़ हैपनिंग एंड जो जिस तरीके से ट्रेनिंग्स और ये सब चीज़ें रिक्रूटमेंट इस साइड पे होती है, वॉरफेयर फ्रंट पे, दैट इज़ ऑलरेडी वेरी गुड। और फ्रॉम अ सिविलियन स्टैंड पॉइंट मैंने आपको अपने जो ओपिनियन है वो दे दिया है। ट्रेनिंग, अपस्किलिंग, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिटी बिल्डिंग से हम आगे जा सकते हैं। जा सकते हैं। आपने जब अपने जर्नी का आगाज़ किया तो आप बेसिकली एक कंपनीज़ के आपने बग्स को तलाश किया और उसमें आपने हेल्प किया। तो आप सॉर्ट ऑफ टेक्निकल थे। लेकिन अभी आप अपनी कंपनी भी चला रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई बंदा टेक्निकल से एंटरप्रेन्योरशिप में या बिज़नेस में आता है तो उसको बड़े चैलेंज आते हैं, ऐसा कहा जाता है और ऐसा मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व किया है। आपको एज़ अ टेक्निकल पर्सन शुरू में और बाद में जब आप कंपनी आपने बनाई, तो आपको क्या चैलेंज आए और आपने उसको कैसे फेस किया? और आपने खुद को बेहतर कैसे किया? क्योंकि समटाइम ये कहते हैं यार अगर बंदा टेक्निकल है तो वो बहुत अच्छी कंपनी नहीं बना सकता, ये एक परसेप्शन भी है या एटलीस्ट फ़ियर होता है लोगों को ये। तो वो आपको क्या चैलेंज है और आपने उसको कैसे कैटर किया? देखें जी, खुद सीख के और गलतियाँ का तब भी की थी, गलतियाँ आज भी कर रहे हैं। और गलतियों से ही सीख रहे हैं। मेरा कोई बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं है। मैंने आज तक मतलब कोई बिज़नेस में मेरा कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ़ एक बूट कैंप का कोर्स किया हुआ है स्टैनफोर्ड से, दैट्स इट। तो खुद से सीख के देयर इज़ मतलब कोई भी आपको, अगर आप कोई बिज़नेस ओनरशिप में और एंटरप्रेन्योरशिप में यही फ़र्क है कि बिज़नेस ओनरशिप में आपके पास रोड मैप होता है। वो पता होता है यार, कन्वेंशनल बिज़नेस है, मार्जिन्स क्या हैं, प्रॉफ़िट क्या है,
किस तरीके से उसको जो है ना मैनेज करना है। एंटरप्रेन्योरशिप में जब आप किसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की साइड पे काम कर रहे होते हैं तो आपके पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं होता, प्रॉब्लम्स डबल होते हैं। और टेक्निकली अगर मेरे हिसाब से कोई इन्वेंटर है जिसने कोई चीज इन्वेंट की है, वही सबसे बड़ा उसका सेल्स पर्सन है और वही सबसे बड़ा उसका एडवोकेट है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर कोई चीज आपने खुद इन्वेंट किया तो कोई आपसे बेहतर बंदा हो जो उसको जाके बेच सके। तो सही। गलतियां तो होती हैं इसमें, ऐसा थोड़ी है कि मतलब यू कैन जस्ट कोई कोई भी ये सीख के तो नहीं आता। तो हर कोई गलती करता है। हाँ, जो हमें जो चीजें नजर आती हैं, जो स्टोरीज के बारे में पता चलता है लोगों की, दे मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। वो चीज हमारे सामने इसलिए नहीं आती बिकॉज वी ओनली सी द आउटकम, वी डोंट सी द ग्रिट एंड वी डोंट सी द ग्राइंड। ऑलराइट, मैंने आपको एक कॉन्फ्रेंस में सुना था, आपने एक इंटरव्यू देखा था, किसी एक्टिविटी के बाद कोई गोरा आपसे इंटरव्यू ले रहा था और आपसे कुछ पूछ रहा था और आपने वहां बताया था कि रिसेंटली आपने सैटेलाइट में भी सैटेलाइट के क्या चैलेंज हो सकते हैं साइबर अटैक्स के हवाले से, मैं उसको स्टडी करना शुरू किया और आपने ये भी बताया कि इसको बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ, मैंने अभी शुरू किया। और आपने हम्म। उसमें ये भी mention किया कि सैटेलाइट के दायरे में और ये कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में तो हैकिंग और भी ज्यादा आसान है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है और इसको सिक्योर करना बहुत जरूरी है। हम्म। आई एम वेरी हम्म। क्यूरियस, मैं इसको समझना चाहता हूँ और ऑडियंस के लिए भी कि आगे जाहिर है कम्युनिकेशन और ज्यादा अच्छी होगी और ज्यादा एडवांसमेंट्स आएगी, तो आप क्या समझते हैं कि जितने मसले आने थे या जिस तरह के अटैक होने थे, क्या वो सारी काइंड्स हो चुकी हैं या अभी और भी नए नए जो तरीके हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को हैक करने के वो आएंगे, और इस दायरे में और मुमकिन तौर पे किस तरह के चैलेंज आ सकते हैं? और आप ये जो इसमें काम कर रहे हैं, आपने ज़ाहिर है पहले आप एक काम ऑलरेडी भी कर रहे थे और फिर आपने सैटेलाइट्स वाली साइड पे भी ये शुरू की एक्टिविटी, तो इसके बारे में मज़ीद कुछ बताइए कि आपने क्या शुरू किया और नए चैलेंजेस किस तरह के आएँगे और उनको किस तरह से कैटर किया जा सके एक मुमकिन तौर पे? जी, देखें, स्पीकर के बाद ना मैंने जो साइबर सिक्योरिटी रिसर्च है उसको उसके दो मकसद के लिए करता हूँ। एक अप टू डेट रहने के लिए करंट ट्रेंड से और करंट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में चल रहा है, और दूसरा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल स्टेज पे। ठीक है। तो उसके अलावा मेरा इस फील्ड में मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है उतना जितना पहले था। मैं रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर और बग हंटिंग भी इतनी नहीं करता, बुक्स भी नहीं लिखता अब। तो ये जो जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं, ये बंदा है क्रिस केबेज के नाम से। ये स्पेस एंड अर्थ पार्टनर्स एक कंपनी है ये ऑस्ट्रेलिया की, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ। तो ये उसका जो है ना सीईओ है और उसमें होता है। तो ये स्पेस साइबर सिक्योरिटी और सैटेलाइट साइबर सिक्योरिटी में काफी माना जाता है इसको। तो 2024 की एक कॉन्फ्रेंस थी मलेशिया के अंदर, वहां पे इसने मेरी सैटेलाइट साइबर सिक्योरिटी पे रिसर्च को देखा था और फिर इसने उसके बाद उसी रिसर्च के अराउंड ना अपना एक डिपार्टमेंट बनाया जिसमें इसने काम करना शुरू किया। तो आपके सवाल का जवाब ये है जो कि मैंने उस इंटरव्यू में कहा था। अब उसने ये डिपार्टमेंट जो क्रिएट किया वो इसलिए तो नहीं किया कि भाई कोई मतलब जैसे वल्नरेबिलिटीज और अटैक वेक्टर्स खत्म हो गए हैं दुनिया में, हमेशा ही वो होते रहेंगे और हमेशा से होते आए हैं। देयर इज ऑलवेज रूम, देयर आर ऑलवेज फ्लॉज। सैटेलाइट की जो कम्युनिकेशन है ना, वो बाय डेफिनेशन उसके अंदर सिक्योरिटी डिजाइन ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो एनालॉग सिग्नल को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई थी। तो इस वजह से उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लूप होल्स और फ्लॉज हैं। आप इस चीज से अंदाजा लगा लेना, अगर आपको एक बेसिक रेडियो ऑपरेट करना आता है और आपको अगर एक सैटेलाइट की पोजीशनिंग, हेडिंग, एपीजी, पेरिजी, इन सारी चीजों के बारे में पता लग जाए, तो आप डायरेक्टली अपना रेडियो एक बेसिक एंटीना को यूज करते हैं उसकी तरफ अगर आप पॉइंट कर दें तो आपको मतलब उसके वो पता चल मतलब उसके आप सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव कम्युनिकेशन होती हैं जिनको एन्क्रिप्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी देयर सैटेलाइट साइबर सिक्योरिटी इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक और वल्नरेबल है आज के दौर में बिकॉज़ डिज़ाइन्ड इट वाज़ नॉट डिज़ाइन्ड इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी इन बेक्ड इन। राइट। तो जो हमारी आज की यूथ है, उनको इन नए एवेन्यूज पे इंस्पायर करने के लिए एक पॉइंट ऑफ स्टार्ट आप बता सकते हैं कुछ
कि वो स्पेस जो सिक्योरिटी है या स्पेस टेक्नोलॉजीज जो है खास तौर पे स्पेस टेक्नोलॉजी के दायरे में रहते हुए वो अपने जो सफर का आगाज है वो लर्निंग के दायरे में कहाँ से कर सकते हैं कुछ थोड़ा सा छोटी छोटी कोई आप असाइनमेंट शेयर कर सकते हैं जैसे क्या होता है ना कि हम समटाइम मेंटर क्या करते हैं वो कह तो देते हैं कि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है लेकिन मसला ये है कि यूथ को ये नहीं पता कि सवाल क्या पूछना है यूथ को ये नहीं पता कि मैंने सीखना क्या है तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि वो आगाज कहाँ से करें तो इसका मतलब है कि आपको उन्हें कोई सवाल देने पड़ेंगे कुछ असाइनमेंट देनी पड़ेगी छोटी छोटी कहाँ से शुरू करें वरना सब कुछ ऑनलाइन तो है अब निकालना कैसे है सवाल क्या पूछे शुरू कहाँ से करें उनको थोड़ा गाइड करना पड़ेगा ना हाँ, वही आप अगर समझते हैं कि मैं एक मेरी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी है इस फील्ड में तो उसका जो वही वे फॉलो करें जो मैंने किया दैट इज फाइंडिंग आउट किस फील्ड में आपको जाना है उसके अराउंड जिन जिन लोगों ने जो जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं ऑनलाइन वो चीज सिखाने के लिए वो जाके पढ़ें उनकी वीडियोस देखें वीडियोस यूट्यूब पे ज्यादातर कोर्सेज फ्री पड़े हुए हैं वो जाके आप समझने की कोशिश करें उसके बाद प्रैक्टिकल अप्लाई करें प्रैक्टिकल अप्लाई करके अगर आपको अप्रिसिएशन या उसमें फायदा नजर आता है तो उसी को ही कंटिन्यू करें और उसी को कैरी करते जाएं 1 साल तक उसमें काम करें 1.5 साल तक उसके बाद फिर आप जो है ना सोचें कि आपको कौन सी सर्टिफिकेशन लेनी है जो सर्टिफिकेशन आपको अक्वायर करनी हो उसको उसको वाउचर लें उसका एग्जाम दें उसमें पास हो आपके पास एक टैग आ जाएगा उसके बाद इट इज योर चॉइस कि अगर आपने उसकी बेस पे जॉब अप्लाई करना है या अपना कोई काम स्टार्ट करना है तो दैट्स इट कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें वेरी नाइस मुझे आपकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करके बताते हैं और फिर वो इजी भी लगती हैं हालांकि आपने मुझे बताया था कि एक बार आपके ऊपर इस बात के ऊपर आपको किक आउट कर दिया क्या या रिजेक्ट कर दिया कि आप चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करते हैं और वाकई कई लोग क्या होते हैं कि जब तक चीज कॉम्प्लेक्स करके ना बताया जाए उन्हें लगता है यार बंदे में ना कैपेबिलिटी नहीं है हालांकि वो सिंपल करके बताना असल इंटेलिजेंस है वो मैंने किसी की कोट भी पढ़ी थी शायद आइंस्टाइन की या किसकी कि अगर आप चीजों को सिंपल एनालॉजी के साथ नहीं बता सकते इसका मतलब है यू आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट आपको नहीं पता वो खुद क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं राइट तो मैं हम्म कुछ चीजों के बारे में खुद क्यूरियस हूँ कुछ मिथ्स हैं मैं डार्क वेब के बारे में बड़ा क्यूरियस रहता हूँ मुझे कोई इसके बारे में पता नहीं है ये हमें डराया जाता है डार्क वेब से कि आपका सारा डेटा डार्क वेब पे पड़ा हुआ है और वो ऐसे है ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा थोड़ा बताइए कि डार्क वेब क्या चीज है और ये वो हम देखते हैं कि साइबर जो हैकर्स होते हैं उन्होंने ये ऐसे हुडी पहनी होती है इसकी क्या बैकग्राउंड है और वो फिर से डर भी लगता है देख के ये क्या मामला है देखें डार्क वेब एक इंटरनेट का पार्ट है दैट इज एग्जिस्टेंट और वहाँ पे जितने भी नोटोरियस और obnoxious काम होते हैं इसमें इलीगल ट्रेड है उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग है ड्रग ट्रैफिकिंग है वेपन ट्रैफिकिंग है वो सारा जो ना ऑपरेशन उसका वहाँ से होता है पोर्नोग्राफिक कंटेंट के वहाँ से प्रोड्यूस और सर्कुलेट होता है तो ये इन अ नटशेल डार्क वेब की डेफिनेशन और मिसाल है तो यानी इसका मतलब है कि ये मिथ नहीं है ये मौजूद है और ये काम कर रहा है हाँ मिथ तो नहीं है ये तो मिथ मिथ कैसे हो सकता है मिथ मिथ तो नहीं है ये बिल्कुल है वो मतलब ऐसे ये एक जीती जागती चीज है जिसके बारे में सबको पता है और तो बाज़-औक़ात अगर हम इस पे रिसर्च करने की कोशिश करें, मतलब जैसे मैंने 1-2 बार कहा कि यार मुझे इसको कुछ पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, देखता हूँ, वैसे अपनी नॉलेज के लिए। तो कई लोग मना कर देते हैं, नहीं-नहीं इस पे रिसर्च ना करें, ये अच्छा नहीं है, वो एफआईए वाले पकड़ लेंगे, ऐसा हो जाएगा। क्या ये बात सच है? नहीं नॉट नेसेसरली आप डार्क वेब को विजिट करना मेरे नहीं ख्याल कि कोई किसी उसमें कोई क्राइम है बट एट द सेम टाइम ये डेंजरस है ना आप जिस वेबसाइट पे जाके विजिट करेंगे वो वेबसाइट आपके ही कैमरे का और जो है ना माइक्रोफोन का एक्सेस ले लेंगे और उसके बाद आप इट इज नॉट सेफ फॉर यू एज अ पर्सन हु इज नॉट अवेयर ऑफ इट और फिर उसके बाद आपको ही ब्लैकमेल करना शुरू हो जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है और किस काम के लिए जा रहे हैं क्या आप क्यों कर रहे हैं वरना उसका कोई फायदा नहीं है इफ यू डोंट हैव अ गोल आपको सिर्फ जो है ना साइट सीइंग के लिए अगर उसको विजिट करना है देन इट इज वेरी डेंजरस मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करता राइट। तो जो
अब मैं आपसे कुछ टिप्स लेना चाहूँगा अपने यूज़र्स के लिए भी। आज ज़ाहिर है हमारी जो फ़ैमिलियाँ हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, हमारी कम्युनिटी है। एक यूज़र के तौर पे, एक लैपटॉप के यूज़र के तौर पे और एक मोबाइल फ़ोन के यूज़र के तौर पे, चूँकि दोनों में कैमरा भी है, हर चीज़ है, लोकेशन भी है, एवरीथिंग। हमें मोटी-मोटी, प्रिंसिपली, उसूली तौर पे कौन-सी एहतियात करनी चाहिए कि अगर हम ना करें तो वो ब्लंडर है और उसकी वज़ह से नुकसान हो सकता है? सबसे पहली चीज़, किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। किसी के साथ भी अपना कोई सेंसिटिव डेटा शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपको जितना भी प्रेशर कर रहा हो। किसी भी अननोन इंसान से बात करते हुए मोहतात रहना चाहिए। और इसके अलावा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन बगैर वेरिफिकेशन या वैलिडेशन के आगे सर्कुलेट नहीं करनी चाहिए जिसके बारे में आप श्योर ना हो। ऑलराइट। आजकल कुछ राय एक ये मौजूद है कि जी अपने बच्चों की जो तस्वीरें हैं, वो इंटरनेट पे ना डालें, मिसयूज़ होती है। ये बात तो ठीक है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत के तहत करना चाहिए। आपको भी पता है कि डिजिटल के बगैर आज कोई काम नहीं होता है। और अगर किसी ने मिसयूज़ करना है तो उसके लिए 1 तस्वीर भी काफ़ी है, 2 तस्वीरें भी काफ़ी हैं। तो जब हम डीप फेक की बात करते हैं, अब ज़ाहिर है हम एहतियात कितनी को कर सकते हैं? किसी के हाथ में हमारी तस्वीर तो लग ही सकती है ना? तो आजकल डीप फेक से तो कुछ भी बनाया जा सकता है, उसको तो 1 तस्वीर भी काफ़ी है। जी। और ज़ाहिर है कोई बंदा फैमिली में से भी कर सकता है, आउट ऑफ फैमिली में से भी कर सकता है। तो क्या आप नहीं हुँ। समझते कि क्या एहतियात करें? अब क्या एहतियात मुमकिन है आज के दौर में? क्या हम बिल्कुल ही डिजिटल ना जाएँ, फिर क्या करें? मैंने इसके ऊपर एक ऐड देखा था, एक बच्ची होती है छोटी, वो एक पूरा ऐड सा बना हुआ है, वो कहती है कि आप मेरी तस्वीरें फन के लिए शेयर करते हैं, लेकिन वो कल को मुझे कोई ब्लैकमेल कर सकता है, मेरे है ना, वो एडल्ट कंटेंट बना सकता है मेरी तस्वीर यूज़ करते हुए वगैरह-वगैरह। तो कैसे एहतियात करें? ये मेरा तो ख़्याल मुमकिन नहीं है। क्या नहीं, कहें? नहीं, कोई नहीं है मुमकिन, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन है। It is not possible to protect yourself from deep fake attacks. The only thing that you can do is aware yourself more. आप you should have the capability to identify कि कौन सी चीज़ फेक है और कौन सी चीज़ रियल है। बस। हुँ। तो यानी इसका मतलब है कि इसको अवॉइड करने का तो कोई तरीका ही नहीं रह गया ना? हाँ जी। ऑलराइट। अ, हमारा आज का जो पॉडकास्ट है शामिर, आपके साथ वो मुझे बहुत मज़ा आया बात करके। आई लर्न्ड अ हुँ। लॉट। और एंड पे मैं तमाम अपने जो गेस्ट्स आते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जो यूथ है, एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ एन एंटरप्रेन्योर, और जो भी जर्नी आपने तय किया, उसमें मैंने आपका एक टेड टॉक देखा था। आप सीरीज़ ऑफ फेलियर्स हैं, लेकिन फिर भी आप लगे रहे। इसीलिए शायद आई थिंक आई से यू लाइक अ काइंड ऑफ एन आयरन मैन, क्या बोलते हैं वो टर्म? वो मेरे ज़हन में ऐसे एक आ रही थी आपके लिए, कि आप बहुत ढिठाई और डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहे। ये आपकी एक, मैंने उस टेड टॉक से एक नतीजा निकाला कि आप में जो एक खूबी थी ना, वो ये थी कि आप लगे रहे, गिर रहे हैं, फिर लगे हुए, गिर रहे हैं, फिर लगे हुए। आप हमारी आज की यूनिवर्सिटी की यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, एक इंस्पायर करने के लिए, और उनमें जो एक खौफ है कामयाबी का या कुछ चीज़ को करने का, उसको दूर करने के लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज ये है कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है और आपको अगर इस फील्ड में काम करना है तो आप ये चीज़ इस फैक्ट के साथ इसमें आएँ कि ये आसान नहीं है, और आप इस फैक्ट के साथ इसमें आएँ कि आपकी पर्सनल लाइफ़, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ दोनों इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफ़ेक्ट होंगी। मैं कभी भी किसी ऐसे इंसान को ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा इस तरफ आने के लिए, बल्कि मैं मना करूँगा कि यार आप you can have a better life, a more peaceful life if you are just doing a job. उसमें आप खुद को अपस्किल और एडवांस कर सकते हैं। और अगर आपको वाक़ई में करना है then you have to sacrifice,
और वो सैक्रिफाइस मल्टीपल फॉर्मेट्स में आ सकती है। तो इट्स बेसिकली दैट। और मेरा यही ख्याल है कि हम वॉल्यूम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की जगह क्वालिटी एंटरप्रेन्योरशिप तभी प्रोड्यूस कर सकते हैं जब हम इस चीज़ को ग्लोरीफाई करना बंद कर दें कि यार इसमें मतलब आप 6 महीने कंपनी चलाएँगे, उसके बाद आपकी हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर्स की जो है ना आपके पास सेल्स आना शुरू हो जाएँगी, ऐसा नहीं है। ये मेरी हमारे यूथ के लिए एडवाइस है। ये थोड़ी-सी डिमोटिवेटिंग है बट ये सच है। जो आप देखते हैं मतलब न्यूज़ में और